तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच 11th केमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। इससे पहले हमने आपको 11th केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट और उसके कुछ न्यूमेरिकल आपको करा दिए थे। ठीक है, आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो आपका टॉपिक है आज का मोलर मास यानी कि मोलिकुलर मास और आपका परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोलर मास को, उसके बाद हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन को। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका पहला मोलर मास। 11th केमिस्ट्री का ये टॉपिक है आपका। वैसे तो ये 9th में भी होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है मोलर मास। ठीक है, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जब एटम प्लस एटम जो हम बता देते हैं नॉर्मली, जब एटम एटम से कंबाइन होता है तो आपका क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है, मॉलिक्यूल। इसी तरीके से जो एटॉमिक मास का सम होता है वो आपका मोलर मास या मोलिकुलर मास होता है। ठीक है, यानी कि एटॉमिक मास का जो सम होगा वो क्या होगा, आपका मोलिकुलर मास। यानी कि लिख सकते हैं आप मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसका, एटॉमिक मास। ठीक है, कोई आपको मॉलिक्यूल दिया, उसके अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उनका अगर हम सम कर दें तो पूरे मॉलिक्यूल का मास निकल जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, आपका मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास निकालना हो तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी इस एटॉमिक मास की। किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे पास तो एटॉमिक मास अभी नहीं है। तो अगर आपको मोलिकुलर मास निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, एटॉमिक मास तो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको एटॉमिक मास याद नहीं है तो आप मोलिकुलर मास नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ एटॉमिक मास लिख देता हूँ। ठीक है, और आपके यहाँ पे बोर्ड पे आ भी गए होंगे। ठीक है, ये जो एटॉमिक मास आ रहे हैं आप ओनली इन्हें ही याद कर लें, यही बहुत होते हैं। ठीक है, यानी कि आप 12 तक इनसे काम चला सकते हैं। ठीक है, जैसे समझते हैं। तो पहले जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1H1, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये यहाँ पे नीचे लिखा रहता है ये इसका एटॉमिक मास होता, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, जो ऊपर होगा ये इसका एटॉमिक मास होगा। ये क्या होगा, इसका एटॉमिक मास। यानी कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इसी तरीके से 2He4 हीलियम का 4 होता है। लिथियम Li7 होता है। ठीक है, इसी तरीके से बेरिलियम 9। ठीक है, बोरॉन B11 होता है। ठीक है, कार्बन 12 होता है। नाइट्रोजन 14 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन 16 होता है। फ्लोरीन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना, नियोन की ज़रूरत पड़ी तो डायरेक्ट हम कहाँ चलेंगे, अब सोडियम पे। तो सोडियम का आपका 23। फिर इसके बाद आपका मैग्नीशियम 24। ठीक है, इसी तरीके से एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 30, फास्फोरस आपका 31। ठीक है, सल्फर आपका 32। ठीक है, क्लोरीन आपका 35.5 इसका एवरेज होता है आइसोटोप्स का। ठीक है, आर्गन आपको रहने दीजिए, आप पोटेशियम रख लिए 39। फिर बी आपका कैल्शियम 40। ये तो 20 तक हो गए। इसके बाद जो आपको जनरली एलिमेंट देखने को मिलते हैं वे कौन कौन से होंगे आपके, जैसे आपको आयरन देखने को मिल सकता है Fe, इसका 56 होता है। ठीक है, आपको निकिल मिल सकता है देखने के लिए 28, 58.5 होगा। ठीक है, उसके बाद आपको कॉपर मिल सकता है देखने के लिए 63.5 होता है। ठीक है,
ये हो गया। इसी तरीके से और जो है हमारे पास ये हो गया, एक ब्रोमीन 35 होता है इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इसका 80 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सिल्वर, ये भी बहुत बार आ जाता है, 47 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास 108 है, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से आपका आयोडीन 53 127। तो जो ये मैं एटॉमिक मास लिख रहा हूँ, अगर आपने इन्हें याद कर लिया तो इन्हीं की हेल्प से आप जो भी कंपाउंड 11th या 12th में आते हैं उन सभी का मोलिकुलर मास आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वैसे ही मैंने टेबल भी लगा दिए, देख लेना आप, ठीक है। तो चलिए, अच्छा, अब इन्हीं की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इन्हीं की हेल्प से हम निकालते हैं अब क्या, आपका मोलिकुलर मास। आपको कोई भी कंपाउंड दिया, आप बड़ी ईजिली ही, अगर आपको एटॉमिक मास याद है तो आप बड़े ईजिली इन सभी के मोलिकुलर मास किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपके क्वेश्चन आया, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया कि भैया CO2 का मोलिकुलर मास बताओ, ठीक है। अब क्या होगा, एक एटम क्या है इसमें, कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आप इसका मोलिकुलर मास अगर निकाल रहे हो तो पहले कार्बन का लिख लीजिए। अभी क्या बताया कार्बन का आपको, 12, ठीक है। क्या कहा था मोलिकुलर मास की जो डेफिनेशन थी कि एटॉमिक मास का सम जो होता है वो आपका क्या होता है, मोलिकुलर मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास का सम, 2 एटम है कार्बन और ऑक्सीजन का क्या कर दो बीच में सम, तो कार्बन का 12 बीच में प्लस लगा दिया। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम हैं, 2 इंटू एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 लिख दिया यहाँ पे, 12 प्लस 32 इजिकल टू कितना हो गया आपका 44। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका जो मोलिकुलर मास होगा वो कितना होगा आपका 44 होगा, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड मान लीजिए आ गया आपका NH3 यानी कि अमोनिया। तो इसका कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 2 एटम आ गए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, बीच में क्या लग जाएगा प्लस का साइन, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 3, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 14 प्लस 3 इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17। चलिए इसी तरीके से इसी तरीके से क्या होगा, थर्ड क्या हो जाएगा आपका, ये भी देखते हैं। चलिए थर्ड में आपको मान लीजिए H2SO4, ये देख लीजिए थोड़ा लेंथी हो गया, अब की बार 3 एटम आ गए, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हाइड्रोजन के बाद सल्फर आया, बीच में क्या साइन लगेगा, जैसे ही एटम को चेंज करोगे बीच में प्लस, सल्फर का कितना होता है 32, ठीक। ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16। चलिए 2 प्लस 32 और 16 4 जा 64, ठीक है। सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 98 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं C6H12O6 ग्लूकोज का, ठीक है। ग्लूकोज के कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। ये भी यहाँ पे कार्बन कितने हैं 6 हैं, एक कार्बन कितना होता है 12 लिख दिया, प्लस H कितने हैं 12, एक ऐसा कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 6, एक ऑक्सीजन का 16, एटॉमिक मास लिख रहे हैं हम इनके, 12 6 जा 72, 12 16 6 जा 96। तो ये जब आप ऐड करोगे 6 और 2 कितने हो गए 8 और 2 10, 1 9 1 10 और 7 17 और 1 18, यानी कितना आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा, किसके आ जाएगा 180, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास निकल गया, आपको मॉलिक्यूलर मास निकल जाते हैं ऐसे। चलिए एक और देख लेते हैं कुछ
चलिए एक और देख लेते हैं कोई। तो ये आपको समझ में आया होगा जहाँ तक उम्मीद है। और देख लेते हैं कोई। ठीक है, चलिए और क्या है, जैसे हमारे पास एक 5th नंबर का 5th नंबर मान लीजिए आपके पास आ गया क्या, लाइक यूरिया NH2 CO NH2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए N है, नाइट्रोजन कितना होता है 14, उसके बाद H कितने हैं 2 2 1 2, कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, नाइट्रोजन का कितना है 14, H कितने हैं आपके 2 2 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे सबको ऐड करोगे 2 + 12 + 16 + 14 + 2, सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ऐड कर लेना आप। ठीक है, चलिए इसी तरीके से क्या है अब इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास आ जाता है CaOH का होल 2H, यानी कि सिलेक्ट लाइन, भूजा चूना। तो बाहर यहाँ पे देखो कैल्शियम का कितना होता है 40, लिख लिया आपने। ठीक है, प्लस अब ये जो 2 है ये O के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहा है और H के साथ भी, तो आप इसे बाहर लिख लीजिए और एक ब्रैकेट लगा लीजिए। ऑक्सीजन का लिख लीजिए कितना होता है 16, H का कितना होता है 1। चलिए कोई बात नहीं, तो 40 + 2 कितना हो जाएगा, ये 70, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी आप 34, टोटल कितना आ गया आपका 74 आ गया। कितना आ गया 74। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, मोलिकुलर मास को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये मोलिकुलर मास निकालने का आपका क्या था, तरीका था। आपको अगर एटॉमिक मास याद है तो आप बड़े इजीली ही क्या निकाल सकते हो, किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर मास फाइंड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आती है बात। चलिए देखते हैं। अब जो हमारा मोलिकुलर मास तो हमने निकालना सीख लिया। ठीक है, एटॉमिक मास को सम कर दीजिए तो मोलिकुलर मास आपका आ जाता है, कोई भी कंपाउंड आपको दे रखा हो। अब आपका जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक कौन सा है, परसेंटेज कंपोजिशन का। चलिए इसे भी देखते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन को कैसे फाइंड करते हैं ये भी देख लेते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है, मान लीजिए हमें कोई यहाँ पे कंपाउंड दिया आपको, लाइक ए CH4। ठीक है, तो इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल हैं जी, जिससे मिलके बना हुआ कार्बन और हाइड्रोजन से, ये कार्बन और हाइड्रोजन इस कंपाउंड के अंदर किस परसेंटेज रेशियो में है, किस परसेंटेज रेशियो में है, ये हमें कौन बताता है, परसेंटेज कंपोजिशन। कौन बताता है, परसेंटेज कंपोजिशन। मान लीजिए आपको यूरिया दे दिया, फॉर्मूला यूरिया पूछ रहा है आपसे, NH2CONH2। ठीक है, इसके किस चीज़ से मिलकर बना कंपाउंड आपका यूरिया, एक नाइट्रोजन से, एक आपका हाइड्रोजन से, कार्बन से, ऑक्सीजन से। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि बताओ ये यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी होती है। तो जो कंपाउंड दिया उसके अंदर किसी कांस्टेंट आपका वो कांस्टेंट पार्टिकल्स है, जो कांस्टेंट एटम जो है उसकी परसेंटेज कंपोजिशन पता लगती है हमें। ठीक है, तो इसके निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। ठीक, इसे निकालने का क्या होता है, एक फॉर्मूला भी होता है। वो क्या होता है, बिल्कुल मास परसेंटेज की तरह ही होता है फॉर्मूला। आप जिसका भी यानी कि जिसकी भी परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे हो, मान लीजिए x कोई निकाल रहे हो, कोई एलिमेंट है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ x, मास ऑफ x यानी कि जो मास दिया आपको। ठीक है, एटॉमिक मास टाइप लिख लेंगे, और टोटल मास ऑफ कंपाउंड
टोटल मास ऑफ कंपाउंड जो भी दिया आपको, ठीक है, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो उसमें इंटू 100 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। समझ रहे हो, ये बात है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, जिसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका मास ऊपर लिख दीजिए, अपॉन में टोटल मास इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन आ गया वही, फाइंड द नाइट्रोजन परसेंटेज कंपोजिशन इन यूरिया ये क्वेश्चन दे दिया। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखेंगे हम मास ऑफ यूरिया यानी कि मोलिकुलर मास निकालेंगे। यहाँ पे मास का मतलब क्या होगा, मोलिकुलर मास से, ठीक है। और मोलिकुलर मास मैंने आपको अभी सिखाया था निकालना, यूरिया कितना आया था वहाँ पे 60। आप निकाल भी सकते हैं क्योंकि यूरिया का जो फॉर्मूला था अभी क्या बताया था आपको, NH2CO NH2 बताया था, NH2CO NH2 बताया था, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको क्या देखना है भैया, आपको हमने क्या बताया कि आपको जो परसेंटेज निकालनी है जिसकी भी, उसका मास भी रखना है, अपॉन में टोटल मास भी रखना है, इनटू में 100 करना है। चलिए मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया तो हमारे पास हो गया, लेकिन यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितने हैं, एक तो 1 ये रहा और 1 ये रहा, यानी कि कितने हो गए टोटल 2, ठीक है। एक नाइट्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया आपका 28, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है किसकी, नाइट्रोजन की। तो फॉर्मूला क्या होगा, मास यानी कि आपको वही मास यानी कि एटॉमिक मास के हिसाब से जो मास आया आपका, ठीक है, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मास यानी कि जो भी मास आपका मोलिकुलर है यूरिया का, वो टोटल मास ऑफ यूरिया इंटू 100। तो आप क्या करोगे, देख लीजिए यहाँ पे मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है आपका, मास ऑफ नाइट्रोजन आपका है 28, ठीक है। टोटल कितना है आपका 60, ये रहा, इंटू 100। इससे यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिवाइड कर लीजिए, ये आपका 4, ठीक है, ये बच गया 4 6, ठीक है, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, फिर 6 आ गया, ये 4 फिर 6 आ गया शायद, इंटू 10, तो ये आ जाएगा लगभग 46.66%। इतनी कंपोजिशन नाइट्रोजन की उसके अंदर होती है, ठीक है। तो इसी वजह से जब जो भी मतलब किसान जो होते हैं यूरिया वगैरह के खेत में यूज करते हैं, तो यूरिया का जो कट्टा लाते हैं आप, उसके ऊपर लिखा रहता है 46% N का मतलब नाइट्रोजन। तो यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन की कंपोजिशन होती है वो कितनी होती है 46.6%। तो यहाँ पे 46 लिख देते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, समझ रहे हो। चलिए ये तो बात यूरिया की हुई। यूरिया के अंदर हमने क्या निकाल दिया, आपका नाइट्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन निकाल दी। इसी तरीके से कोई भी कंपाउंड आपको देता है और आपसे क्या पूछ लेता है, वो परसेंटेज कंपोजिशन पूछता है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। चलिए और देखते हैं कोई एग्जांपल। चलिए ब्लू विट्रोल CuSO4 इंटू 5H2। आपको क्वेश्चन दिया कि फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वाटर इन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, यानी कि आपका ब्लू विट्रोल, ठीक है, ब्लू विट्रोल।
तो इसके अंदर आपको किसकी कंपोजिशन निकालनी है, वाटर के मॉलिक्यूल की निकालनी है। चलो निकालते हैं। सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिएगा, पूरे मॉलिक्यूल का मास। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले मास ही निकाल लेते हैं इसका। कैसे निकलेगा, कॉपर का जो हमने लिखा था वो आपका लिखा था 63.5, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हम 64 ही रख लेते हैं। कॉपर का 64 हो गया, प्लस सल्फर का कितना होता है आपका 32, ऑक्सीजन कितने हैं आपके यहाँ पे 4 × 16। चलिए फिर प्लस, अब जो ये 5 है ये H2 पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 5 को आप बाहर रख लीजिए। H कितने हैं 2, 2 × 1, फिर एटम कौन सा आ गया, ऑक्सीजन, बीच में क्या लग जाएगा सम, ये हो गया। ठीक है, तो आप देखोगे क्या यहाँ पे 64 + 32 + 64 + 5 × कितना हो जाएगा ये 80। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 64 + 32 64 + 90, यानी H2 का जो केले का मास है वो कितना है 90 है। ठीक है, चलिए ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 128, और 128 में आप यहाँ पे जोड़ दीजिए कितना, ये हो जाएगा 160, और 160 और 90 कितना हो जाएगा आपका 250। तो ये आपका जो मास आ गया किसका, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का, वो कितना आ गया आपका 250 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन किसकी निकालनी थी आपको, वाटर की। तो आप क्या करोगे, मास ऑफ वाटर, ठीक है, टोटल मॉलिक्यूलर मास यानी कि टोटल मास आपका इंटू 100, इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। चलिए देखते हैं मास ऑफ वाटर कितना है आपका, मास ऑफ वाटर, केवल वाटर का मास कितना है, तो देखो यहाँ पे कितना आया था, ये 5 × 18, तो 90 आ गया था। तो 90 अपॉन टोटल मास कितना है आपका 250 इंटू आपका क्या हो गया 100। अब देखो इस जीरो से यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, और इससे ये यहाँ पे कितनी बार कट गया 4 बार, और 9 4 जा 36, यानी 36% वाटर होता है पूरे ब्लू विट्रोल के अंदर। ठीक है, कितने परसेंट 36%, और बाकी जो बच गया उसमें पूरे में क्या है आपका कॉपर सल्फेट है। ठीक है, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। एक और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं मोहर साल्ट वाला। मोहर साल्ट के अंदर आपको जो रेडिकल दिए हुए हैं आपका अमोनियम और सल्फेट, उनकी आपको परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। क्या नहीं करनी है आपको, उनकी कंपोजिशन फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मोहर साल्ट का जो फॉर्मूला होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट नाम होता है इसका, FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2। ठीक है, चलिए इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। चलो, क्या Fe कितना होता है आपका, लिखवाया था आपको 56, सल्फर 1 है 32, ऑक्सीजन कितने हैं आपके 4 × 16 प्लस, अब जो आपका ये 2 है ये पूरे n के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे और 4H के साथ भी, 2 को बाहर रख लीजिए। n का कितना होता है 14, H कितने हैं आपके 4 × 1 कर लीजिए, प्लस सल्फर 32, ऑक्सीजन 4 है 4 × 16, फिर प्लस वाटर के 6 मॉलिक्यूल हैं तो 2 × 1 प्लस 16। ठीक है, चलिए देखते हैं 56 32 कितना हो गया 64 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 14 और 4 18, 18 2 जा 36 प्लस 32, 16 4 जा 64 प्लस 2 1 जा 2, ये आपको हो जाएगा 18 × 6। ठीक है, अगर आप इस पूरे को ऐड करते हो
तो ये ऐड होके आपका कितना आ जाएगा 392 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 392 आ जाएगा। तो टोटल मास जो हो गया आपका मोर साल्ट का जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है आपका 392 होता है। ठीक है, समझ में आती है बात। चाहे आप इसे ऐड भी कर सकते हैं। कितना आ जाएगा आपका 392 आ जाएगा। समझ रहे हो। चलिए देखते हैं और अब क्या कहा उसने, चलो टोटल मास तो हमें पता लग गया, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर मास था वो हमने पूरा निकाल लिया। ठीक, अब क्या करना है, अब उसने हमें बोला कि जो इसके अंदर रेडिकल्स हैं आपका सल्फेट है, कितने सल्फेट हैं आपके 2, अमोनियम भी कितने हैं 2 हैं NH4। तो इनकी क्या निकालनी है आपको, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। चलो देखते हैं। तो परसेंटेज ऑफ NH4, उसके लिए क्या होगा, मास ऑफ NH4 चाहिएगा हमें, मास ऑफ अमोनियम आयन। ठीक है, आयन का निकालनी है क्योंकि अपॉन में टोटल मास चाहिएगा इंटू 100 चाहिएगा। ठीक, तो मास ऑफ अमोनियम निकालते हैं। N का कितना था 14, H कितने थे 4 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा ये 18, लेकिन N यहाँ पे NH4 कितने हैं यानी अमोनियम है 2 हैं, तो 2 से क्या हो गई मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो टोटल कितना आ गया 36 अपॉन टोटल मास कितना बताया था अभी 392 इंटू 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अमोनियम की परसेंटेज भी निकाल लोगे कैलकुलेशन करके। ठीक है, इसी तरीके से सल्फेट भी कितने हैं यहाँ पे 2 हैं, सल्फेट कितने हैं आपके 2 हैं। तो सल्फेट में क्या होगा, एस का कितना होता है 32, ऑक्सीजन कितने हैं आपके 4 इंटू 16 यानी कितना होगा टोटल आपका मास ये 64 आ जाएगा। एक सल्फेट का जो मास है वो 64 है आयन का, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 1 और 1 2, तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सल्फेट वाले में क्या हो जाएगा SO4 - 2, 64 2 जा 128 अपॉन 392 इंटू 100। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे SO4 - 2 की भी क्या निकल जाएगी, परसेंटेज कंपोजिशन निकल जाती है। ठीक है, तो ये रही हमने जो पढ़ाया आपको आज, वो आपका मोलिकुलर मास था और ये आपके कौन सा टॉपिक था, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो आपने क्या देखा आज कि जब तक आपको एटॉमिक मास नहीं याद होंगे तब तक आप मोलिकुलर मास नहीं निकाल सकते, और जब तक आपको मोलिकुलर मास नहीं निकालने आएंगे तब तक आप परसेंटेज कंपोजिशन को नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एटॉमिक मास को आपको याद करना है। ठीक है, जो मैंने बोर्ड पे एटॉमिक मास लिखे, अगर आप इन्हें याद कर लेते हो तो यही आपके 11th और 12th में बहुत रहते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।